Hello and welcome to the 24/7. My name is Niharika Balia and I'm with you with the area of SEBI Grade A. चलिए आज बात करते हैं कॉस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. बट ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे हमारी डबल वैलिडिटी चल रही है, प्लस 77% आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है हमारे महापैक्स पर. तो क्या आपने अब तक हमारे महापैक्स रिव्यू किए हैं? और अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो कीजिएगा. चलिए एक बार क्विकली दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है हमारे महापैक्स के अंदर और क्या कर सकते हैं आप. फिर हम पढ़ेंगे आज का हमारा टॉपिक, यानी आज हम पढ़ेंगे हमारी कॉस्टिंग का टॉपिक. ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर वेबसाइट फर्स्ट और इसको हम देखते हैं वहां से. ये रही हमारी वेबसाइट यानी www.ada247.com और वहां पर आपको जाना है रेगुलेटरी बॉडीज के एरिया के अंदर. ये रहा हमारा बैंक महापैक जहां पर आपको मिल जाती है डबल वैलिडिटी. यानी बैंक महापैक के अंदर आपको मिलती है डबल वैलिडिटी. का मतलब ये है कि बैंक महापैक प्लस पर जाइए और अगर आप सेबी, नबार्ड, आरबीआई और जितने भी कोर्सेज की तरफ प्रिपरेशन कर रहे हो, सारा का सारा रेगुलेटरी बॉडी आपको यहाँ मिल जाता है. प्लस आपको मिल जाती है बैंकिंग की सारी क्वेश्चंस भी. मतलब आपको बैंकिंग में क्या क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस जीए, वो सारा आपको इसके यहाँ पे खुलता है. आईबीपीएस, एसओ से लेकर आपको नबार्ड ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी आ जाता है हमारे पास. उसके अलावा आपके पास सेबी ग्रेड ए आ जाता है, प्लस आपके पास आ जाता है सिडबी का एग्जामिनेशन. सब इसमें कवर्ड है. एक पर्टिकुलर पैक जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं. बार बार नए पैक्स बाय करने की जरूरत नहीं. प्लस इसका वैलिडिटी डबल हो गया. मतलब अगर आप 12 महीने के लिए ले रहे हैं तो ये आपको 24 महीने यानी 2 साल के लिए अवेलेबल है. प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो ये तो विन विन सिचुएशन है. जस्ट गो हेड एंड बाय दिस वन और आपको मिल जाएगा इसके ऊपर डिस्काउंट भी. Y538 कोड यूज कीजिए और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट अप टू 78%, यानी 7,000 रुपए में आपको ये मिल जाएगा. अगर आप ऐप से करोगे तो इस पे 78% है, तो अगर ऐप वेबसाइट पे करोगे तो 77% है. तो व्हाई डोंट यू गो हेड एंड चेक आउट द ऐप फर्स्ट. अगर कॉइन्स इकट्ठे किए हुए हैं फिर तो आपको और बेनिफिट हो जाएगा. क्या करना है, सिर्फ वेबसाइट पर जाइएगा और इसकी फर्दर डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी. कोड यूज कीजिएगा Y538 और आपको मिल जाएगा 7,000 रुपीज में. बट क्या इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है? डेफिनेटली. क्या आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स इसमें अवेलेबल है? वो भी है. इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या इसमें आपको मिलेगा? सब कुछ मिलेगा. हर चीज के लिए आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं. लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, मॉक वीडियोस हैं, रिवीजन बैचेस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ई बुक्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, वट एवर यू वॉन्ट सब यहाँ मिलेगा. आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, एनआईएसीएल एओ असिस्टेंट, एनएचबी, एलआईसी सब इसमें है. प्लस आपको मिल जाता है आईबीपीएस का एसओ, हमारे मेजर पीएसबीज और आरआरबीज, आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड ए एंड बी एंड सिडबी ग्रेड ए. इसका मतलब एक पर्टिकुलर पैक परचेज किया और 2 साल के लिए आपके पास सारे पेपर्स एक तरह से खुल गए, सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सब कुछ. एंड दैट टू आपके पास जितने भी इस समय के इन 2 साल के पीरियड में भी जो नए बैचेस आ रहे होंगे वो भी आपके लिए खुले हुए हैं, पर जो प्रेजेंट चल रहे हैं वो भी आपके लिए खुले हुए हैं. मतलब इट्स योर कॉल. आपको लाइव बैचेस देखने, आपको रिकॉर्डेड देखने, आपको फैकल्टी के देखने, क्या आपको कौन सी फैकल्टी के देखने, वो भी आपको इसमें अलग अलग मिल जाएंगे. बिकॉज आपको जो इस समय फैकल्टी पढ़ा रही होगी वो भी उनका मिलेगा, प्रीवियस वाला बैच भी उनका खुला हुआ मिलेगा. मतलब जहां पर आपका कंफर्ट है वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हो, है ना. चलिए फिर अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ. आज पढ़ते हैं हम कॉस्टिंग का टॉपिक. एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन. चलिए शुरू करें हमारी क्लास आज की. आज हम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्टिंग टुडे. तो कहाँ तक पहुंची आपकी कॉस्टिंग की प्रिपरेशन? नंबर 1, पहला क्वेश्चन कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स डैश. वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है? क्या वो फ्लेक्सिबल होती है, क्या वो कांस्टेंट होती है, क्या वो बोथ होती है? मतलब वो ए और बी दोनों है या फिर नन ऑफ द अबव. वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? पता है वेरिएबल कॉस्ट ना पर यूनिट तो सेम रहती है, वो बदलती कहाँ है, वो टोटल में बदलती है. मतलब अगर पहले मैं 10 पैकेट खरीद रही थी, अब मैं 15 बाय करने लग जाऊं तो इसमें वेरिएशन है, बाकी में कहीं वेरिएशन नहीं है. इसका मतलब ओवरऑल अगर पर यूनिट जा रहे हो तो वो कांस्टेंट है. ठीक है, तो जब हम उसकी बात करते हैं, दीज कॉस्ट टेंड टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी. वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज करोगे ये बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी डिक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा. ये कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर सब कुछ इंक्लूड करता है. देन इसमें वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे पास इंक्रीज होती है वो कैसे हो रही है? देखिए वो एक ग्राफ की फॉर्म में अगर आप देख रहे हैं तो वो जीरो से शुरू होती है. जब आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है, जब आपकी आउटपुट बढ़ती है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है. तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं. ठीक है,
वेरिएबल कॉस्ट मतलब पर यूनिट, ये याद रखिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल में सेम रहती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी पर यूनिट में सेम रहती है। ये फर्क है बस इन दोनों में, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है? नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग वाज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ। क्यों बनाई गई थी कॉस्ट अकाउंटिंग? बिकॉज फाइनेंशियल मैने अकाउंटिंग उतना अच्छा नहीं था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उतना अच्छा नहीं था, एचआर उतना अच्छा नहीं था, या डबल एंट्री बुक कीपिंग के भी अपने लिमिटेशंस थे। देखिए डबल एंट्री बुक कीपिंग के जो लिमिटेशंस है ना, वो तो कोई खत्म नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत जेन्युइन से थे। अगर आप उनको उठाने बैठोगे ना तो अकाउंटिंग नहीं हो सकती फिर, क्योंकि आप या तो बिजनेस चलाओगे या अकाउंट्स चलाओगे, दोनों साथ में नहीं चल सकते। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग को तो हम साइड पर रखते हैं। द पॉइंट वॉज, द प्रॉब्लम वॉज विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो दिक्कत थी जिसके कारण उन्हें कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से बनाना पड़ा। कहते हैं आप फाइनेंस फाइनेंस देखते रहे तो चीज जो बना रहे हो पहले उसकी कॉस्ट अलग से निकाल लें, क्योंकि हमें वो भी तो चाहिए। मेन उसी को तो बनाकर बेचोगे तभी तो पैसा कमाओगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर विच for cost which begins with the recording of the income and expenditure or the basis on which they are calculated। किस बेस पर हम उसे कैलकुलेट करते हैं, वो वाली चीज कॉस्ट देखता है। कि मतलब आपने सपना देखना है प्रॉफिट कमाने का, पहले ये तो जान ले कॉस्ट कितनी पड़ती है, उसी के बेस पर अगले लेवल पर चले। बस इसी बारे में बात करता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉन्सेप्ट दैट सीक्स टू अटेन लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिपोर्ट्स और कॉस्ट कंपैरिजंस। कॉस्टिंग के बारे में एक चीज बता दूं, ये दिखता बड़ा कंजूस है। ये बोलता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करो, कॉस्ट को कम रखो, कॉस्ट कम होनी चाहिए, इतनी कॉस्ट है इससे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन कॉस्टिंग ये कभी नहीं कहता कि कॉस्ट को कम करने के लिए क्वालिटी गिरा दो। कॉस्टिंग इस मामले में बहुत क्लियर है। वो कहता है क्वालिटी मत जाने देना, क्योंकि याद रखना क्वालिटी डिग्रेड हुई तो चीज बिकेगी कैसे। इसके लिए हमेशा याद रखिए, ठीक है मैं कॉस्ट में कंजूसी करता हूँ क्योंकि मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ कि इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर ही रहो तो बढ़िया है, लेकिन वो कंपनी की बेहतरी के लिए। लेकिन याद रखिएगा क्वालिटी में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये कहता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल का एक सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक। तो कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम करना, रिपोर्ट्स यानी कॉस्ट की रिपोर्ट्स बनती हैं प्रॉपर वो जाती हैं, और कॉस्ट कंपैरिजन मतलब कंपनी ए और कंपनी बी के अंदर कॉस्ट में कितना फर्क आ रहा है, कौन कम बना रहा है और कौन ज्यादा बना रहा है, उसको बना देते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। क्योंकि कॉस्ट आप क्या कर रहे हो, आप लोवेस्ट कॉस्ट पॉसिबल पर जाना चाहते हो, सबसे कम पे कैसे पहुंचना है, वो इसके बारे में बात करता है। जो कॉस्ट रिडक्शन है वो रिकॉग्नाइज करता है कि किसी भी कंडीशन के अंदर नो कंडीशन इज परमानेंट सिंस एज द चेंज विल रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट। हम चाहते सिर्फ एक ही चीज है, कॉस्ट इतनी कम हो जाए कि हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, देन फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट। अभी हम पीछे पढ़कर हटे हैं वेरिएबल, अब आ गई फिक्स्ड की बारी। फिक्स्ड क्या कहता है? which changes in the total in the proportion of changes in output, which is partly fixed and partly variable, which do not change in total during the given period despite आएगा यहाँ, despite changes in output, or which remain same for each unit of output। कभी भी फिक्स कॉस्ट ईच यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए सेम रहती नहीं, ये चीज क्लैरिटी से याद रखेगा, ये ऐसा होता ही नहीं है। चेंजेस इन टोटल प्रोपोर्शन विद आउटपुट, ये चेंज नहीं होती है। एक बार हमने एक फैक्ट्री का रेंट दे दिया, पीछे जितना मर्जी बनाई जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये है सी। ये चेंज नहीं होता है विद द चेंज इन आउटपुट। इसको कोई मतलब नहीं बनता 25,000 यूनिट बना रहे हो कि 40,000, जो रेंट है वो तो आपको देना ही देना है। बस आपका रेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट डज नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग द गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन द आउटपुट। ठीक है, ये है फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ। कैन यू सी ग्राफ के अंदर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू हुआ, जीरो से लेकर यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट तक पहुंचा, 10,000 यूनिट्स तक ये पहुंचना चाहता है। अब ये 10,000 आपके पक्के हैं, डिफाइंड है कि देखिए 10,000 यूनिट, 10,000 रुपए ही आपको देने हैं। आप जितनी मर्जी यूनिट ऑफ आउटपुट पे काम करो, 100, 200, 600 पर भी पहुंच गए ना, तब भी फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। इट्स गोना बी अ स्ट्रेट लाइन इवन एट 0 यूनिट। मतलब फैक्ट्री का रेंट तो देना ही है, प्रोडक्शन करो ना करो। अगर आपने प्रोडक्शन करी तो भी, प्रोडक्शन नहीं करी तो भी, इट्स गोना बी द सेम। Then the cost of indirect labor used in the factory is recorded as। डायरेक्ट लेबर कौन सी होती है? डायरेक्ट लेबर वो होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है।
इनडायरेक्ट होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब आप क्या करते हो, इसका क्रेडिट टू WIP कर दोगे उसको, देन डेबिट कर दोगे टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को, क्रेडिट कर दोगे वेजेस पेबल के अंदर, या डेबिट कर दोगे वेजेस के एक्सपेंस के अंदर। इनडायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री में काम कर रही है, देखिए अब ये ना फैक्ट्री के अंदर कुछ हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व लोग होते हैं और कुछ इनडायरेक्टली, मतलब ये प्रोडक्शन में डायरेक्ट इनका कहीं ना कहीं एक वर्किंग नहीं है, बट दे आर रिक्वायर्ड। मतलब प्राइम कॉस्ट के अंदर तो हम नहीं लेके जा सकते, इसका मतलब वेजेस वाले एरिया में तो हमें इसको छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वेजेस जो होते हैं ये तो हम डायरेक्ट लेबर को देते हैं, तो ये दोनों तो बाहर हो गए। लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस का है क्या काम? ये WIP में भी काम नहीं कर रहा। कहाँ लिखा है कि अभी चीज बन रही है या साल खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, ये उसकी बात कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। द करेक्ट आंसर इज डेबिट टू द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कॉन्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन में ना कॉस्टिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट मानती हूँ इसको, ठीक है। वो कहता है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड पर यूनिट, द बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, the amount of profit which goes towards meeting the overhead of the business, or difference between sales revenue and variable cost per unit। यहाँ पर वैल्यू क्या निकलेगी? what would be the value there? the country refers to, country क्या होगा? ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको ना अच्छे से पढ़ना। क्या आएगा इसका आंसर? देखिए कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये तो हमेशा याद रखना। अगर कभी भी इसमें फंस जाओ ना तो इसको कैसे देखना है, आपको लिखना है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो जो बच गया वो कंट्रीब्यूशन है। अब ये देखिए कि इसमें से कौन सा इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड पर यूनिट नहीं, द बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट नहीं, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच गोज टुवर्ड्स मीटिंग द ओवरहेड्स ऑफ द बिजनेस अगेन नहीं। लास्ट में दिख रहा है, लास्ट में लिखिए द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी, यानी सेल्स में जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यूएशन निकलती है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, methods and techniques of to the science, art and practice of cost control and the ascertainment of profitability। कितनी सारी चीजें उसमें इंक्लूड हुई हैं। कॉस्टिंग का कंसेप्ट, उसके प्रिंसिपल्स, उसके मेथड्स, उसकी टेक्निक्स। कहते हैं ये साइंस भी है क्योंकि लॉज की तरह डिफाइन है, आर्ट भी है क्योंकि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, और कॉस्ट कंट्रोल जिसके पीछे पूरी कॉस्टिंग की वर्किंग है। वो रोता ही क्यों रहता है? वो कहता है कंट्रोल करो कंट्रोल करो, कॉस्टिंग को कंट्रोल करो, उसी के पीछे तो लड़ाई करता है वो सारी। इट इंक्लूड्स द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम देयर फ्रॉम द फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। क्या ये चीज कॉस्ट अकाउंटिंग है? क्या ये डेफिनेशन कॉस्ट अकाउंटेंसी की है? क्या ये डेफिनेशन कॉस्ट मैनेजमेंट की है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कॉस्टिंग भी इसमें कवर हुई, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग को तुम साइड पर रख लेते हैं क्योंकि ये कह रहा है कि उसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड, टेक्निक्स सब उसमें इंक्लूड करके चले। तो क्या आएगा इसका आंसर? कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट करने को नहीं बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट की कोर एरिया यहाँ पर कवर नहीं हो रहा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? जब ये सिर्फ मैनेजमेंट तक सीमित है तो मतलब द करेक्ट आंसर इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। Next question. It is that portion to total cost which involves cash outflow. This concept is a short run concept and is used in decisions relating to fixation of selling price of recession, make or buy, etc. The cost being referred to is, ये ना टोटल कॉस्ट का वो हिस्सा है जहां पर ना पैसा जेब से जाएगा ही, कैश आउटफ्लो है। और ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन नहीं। मतलब अगले कोई एक साल के अंदर इसकी क्या डिसीजन हुआ, सही है गलत है, पता चल जाएगा। और ये जब समय कम होगा, मतलब
मंदी आई हुई है, रिसेशन चल रहा है, तो हमें कितने का बेचना चाहिए वो डिसाइड करेगा। मेक करे मतलब चीज़ को बनाए, या बाय करे यानी हम उस चीज़ को दूसरों से खरीद कर फिर हम उसको अपने हिसाब से यूज़ कर लें, वो क्या होगा? वो संक कॉस्ट है, वो शटडाउन कॉस्ट है, वो एब्सोल्यूट कॉस्ट है, या आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। देखो जेब से पैसा तो जा ही रहा है, आउट ऑफ पॉकेट तो ये हो ही सकता है, लेकिन क्या पक्का आउट ऑफ पॉकेट है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि रिसेशन के समय भी हम लोगों को उसको देखना होता है और बाकी समय भी आएगा। रिसेशन के हिसाब से जाए तो फिक्सेशन ऑफ प्राइस पर जा रहे हैं, मतलब शटडाउन तो नहीं है, कंपनी बंद तो नहीं कर रहे। संक कॉस्ट होती है जो हो चुकी है ऑलरेडी, उसका कोई इफेक्ट नहीं है आज के टाइम पर, तो संक कॉस्ट भी ये नहीं है। एब्सोल्यूट कॉस्ट दैट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन से कि यहाँ पर क्योंकि टोटल का पक्का पक्का वाला ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो इसका आंसर वही बनेगा जो सबसे पहले कहा, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ये पैसा आपकी जेब से जाना ही जाना है, और ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, और ये डिसीजन मेकिंग के लिए इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी अवॉइडेड और सेव्ड इफ अ पर्टिकुलर अंडर कंस्ट्रक्शन कंसिडरेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। कोई चीज़ हमारी प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो आप पहले देखोगे भैया हमारी जेब से जा कितना रहा है, पहले वो पक्का कर लो, फिर कुछ आएगा नहीं आएगा फिर उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। अच्छा एक लास्ट रहता है, वो भी कर लेते हैं। लास्ट कहता है द कॉस्ट सेंटर हुज आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, दस इनपुट आउटपुट रेशियो कैन नॉट बी डिफाइंड। कितना उसमें डालें और कितना वो हमें आउटपुट निकाल कर देगा वो डिफाइन नहीं हो सकता। क्या ये स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर में है, क्या ये डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर में है, क्या ये प्रॉफिट सेंटर में है, या इन्वेस्टमेंट सेंटर में? जो कॉस्ट सेंटर है जिसका आउटपुट हम डिटर्मिन ही नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, दस इनपुट आउटपुट रेशो को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो क्या आएगा? इज इट स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, डिस्क्रिशनरी, प्रॉफिट, या फिर इन्वेस्टमेंट? अच्छा ये ना फाइनेंशियल टर्म्स में चीज़ों को नहीं देख सकता। अब ये कहता है कि मैं ना फाइनेंशियल टर्म्स में तो चीज़ों को नहीं बता सकता हूँ कि कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। मेरे को लगता है इतना इस्तेमाल होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, मतलब अपनी चॉइस है ना कितना हम उस चीज़ पे करें कितना उस पर ना करें। दैट इज डिस्क्रिशनरी। यानी ये कहता है कि ना द कॉस्ट ऑफ इनपुट इज कंपेयर्ड विद एलोकेटेड बजट, जितना अपनी जेब अलाउ कर रही है उतना जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अपना डिपार्टमेंट होगा, एडवर्टाइजिंग का डिपार्टमेंट हो गया, इनमें ना आप मेजर नहीं कर सकते हो कि अच्छा मैंने इतनी एडवर्टाइज करी थी कुछ आया कि नहीं आया। इनपुट और आउटपुट अपनी मेहनत के ऊपर भी, जैसे अपना वही तो हार्डवर्क का भी तो हाल है, हार्डवर्क के साथ में सक्सेस भी तो चाहिए, मतलब एक्चुअली उसके साथ में लक भी चाहिए तभी जाकर चीज़ मिलती है। तो मतलब आपको पता नहीं कितना हार्डवर्क काफ़ी होएगा, आप जितना करोगे उतना कम लगता है, तो इसका मतलब बस वही हाल इसका है, जितना एडवर्टाइज कर लो उतना कम लगता है, तो और एडवर्टाइज करने की ज़रूरत लगती भी है, राइट? तो वो चीज़ आएगा। देन दिस इज इट फॉर द डे एवरीवन। बस अगर अभी तक आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब इट। ज़रूरी हो चुका है कि इस समय आप अपनी प्रिपरेशन को फुल स्विंग में चला दो, और आपको लगता है कि हमारी फैकल्टी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पा रही है, मेंटरशिप अच्छे से कर पा रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो काइंडली गो अहेड एंड इसको लाइक कीजिए एंड शेयर इट विद योर पीयर, राइट? बस आज की क्लास हम खत्म करते हैं यही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रिपब्लिक डे अगेन।